सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 6 मैथ्स का 4th चैप्टर जिसका नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। 2 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए थे। वो वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 4.3 बार ग्राफ्स। क्या कभी आपने इस तरीके का ग्राफ टीवी में या न्यूज़पेपर में देखा? यहाँ जैसे बना है, देखा ही होगा आपने, न्यूज़पेपर में छपता है, टीवी वगैरह के अंदर इस तरह से दिखाया जाता है। तो ये आपका बार ग्राफ होता है। देखो, बार का मतलब एक पतला सा रेक्टेंगल होता है, यानी जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है। तो इस तरह का जो रेक्टेंगल होता है ना, उसको हम बार कहते हैं। तो ऐसा ग्राफ जहाँ पर हम बार का यूज़ करके डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारा बार ग्राफ कहलाता है। लाइक पिक्टोग्राफ्स, सच बार ग्राफ्स कैन हेल्प अस टू क्विकली अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन। तो जैसा कि पिक्टोग्राफ में होता था, उसी तरीके से बार ग्राफ भी क्या करता है, हमारी मदद करता है क्विकली अंडरस्टैंड, यानी इन्फॉर्मेशन को जल्दी से समझ लेने में। ग्राफ को देखा और तुरंत हमको चीजें समझ में आना शुरू हो गई। एंड इंटरप्रेट इन्फॉर्मेशन, इंटरप्रेट का मतलब उसका मीनिंग निकालना, मतलब निकालना, क्या चीजें दी है, क्या है, कैसे है, ये सब हम बड़ी जल्दी से समझ लेते हैं बार ग्राफ के थ्रू। सच एज हाईएस्ट वैल्यू, अब बार ग्राफ बना है, उसके अंदर हाईएस्ट वैल्यू हमको निकालनी है, एक नज़र में देखने से पता चल जाएगा। द कंपैरिजन ऑफ वैल्यूज ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, अलग अलग कैटेगरीज की आपको जो वैल्यूज दी है उसका कंपैरिजन भी बड़ा आसान हो जाता है। जल्दी से हम कंपेयर कर लेते हैं, कौन कम कौन ज़्यादा, कितना कम कितना ज़्यादा, इसका आइडिया लग जाता है। However, when the amount of data is large, presenting it by pictograph is not only time consuming but at times difficult too। लेकिन पिक्टोग्राफ में एक दिक्कत आ रही थी, ये हमने देखा था कि अगर डाटा लार्ज हो तो फिर उसको पिक्टोग्राफ से रिप्रेजेंट करने में आपको टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा और डिफिकल्ट भी होगा, मुश्किल भी होगा। लेट अस सी हाउ डाटा कैन बी प्रेजेंटेड इंस्टेड यूजिंग बार ग्राफ। तो जहां आकर हम पिक्टोग्राफ में फंस जाते हैं कि यार अब तो मुश्किल हो गया, बड़ा टाइम लगेगा, वहां पर काम शुरू हो जाता है हमारे बार ग्राफ का, कि बार ग्राफ से हम वही इन्फॉर्मेशन को अगर शो करेंगे तो आसानी से हम कर सकते हैं, जहां पिक्टोग्राफ में मुश्किल आ रही थी, टाइम ज़्यादा लग रहा था। चलिए हम वही डाटा ले लेते हैं जो कि लखन पाल ने कलेक्ट किया था रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन 1 डे इन ईच क्लास। तो लखन पाल ने कौन सा डाटा कलेक्ट किया था? किसी एक दिन उन्होंने देख लिया कि हर क्लास के अंदर कितने बच्चे एब्सेंट हैं और उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो इस तरह से कुछ डाटा बना था, ये हम देख चुके हैं। पहली रो के अंदर क्लास लिखा है, क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरह से। सेकंड वाली रो के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही है कि क्लास फर्स्ट के अंदर कितने बच्चे एब्सेंट हैं, 3, सेकंड के अंदर 5, थर्ड के अंदर 4, इस तरह से इन्फॉर्मेशन दी है। तो जैसा कि हम पिक्टोग्राफ में करते थे ना, एक इन्फॉर्मेशन को हम हॉरिजॉन्टली अरेंज कर लेते थे, एक वर्टिकली अरेंज कर लेते थे। बार ग्राफ में भी हम यही करेंगे, बस देखो फ़र्क ये है, पिक्टोग्राफ में हम सिंबल्स बनाते थे, पिक्चर्स या इमेजेस बनाते थे, यहाँ पर हम बार बनाएंगे, यानी पतला सा रेक्टेंगल बनाएंगे। जैसे आप यहीं देख लो, 2 तरीके की इन्फॉर्मेशन दी है कि नहीं, एक तो क्लास की बात कर रहा है, दूसरा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो हॉरिजॉन्टली आप चाहे क्लास को अरेंज कर लो या नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज कर लो। इसी तरह से एक इन्फॉर्मेशन आप वर्टिकली अरेंज कर लो, एक को जो अरेंज कर लिया यहाँ पर, दूसरे को यहाँ अरेंज कर लो, जैसे क्लास या नंबर ऑफ स्टूडेंट किसी को यहाँ अरेंज कर लो। तो चलो जैसे हम हॉरिजॉन्टली क्लास को अरेंज कर लेते हैं, इस तरह से आप लाइन ड्रॉ करोगे और क्लास को हमको ऐसे अरेंज करना है ना, तो हमने यहाँ लिख दिया क्लास फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस पे हमको लिखना है। ऐसा नहीं कि हमने 1 लिखा, 2 लिखा, उसके बाद यहाँ 3 लिख रहे हैं, फिर यहाँ 4 लिख रहे हैं। बराबर सी दूरी पे हमने ये क्लास को लिख दिया। तो क्लास को हमने हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दिया। अब वर्टिकली हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज कर देते हैं। तो छोटी छोटी लाइन इस तरह से हमने ड्रॉ कर दी। वैसे जब हम रियल में बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको समझाने के लिए इस तरह बताया गया है। अभी इसके बारे में बात करेंगे कि क्यों इसको बनाया गया है। तो ऐसे हम नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज कर देंगे, क्योंकि हमको ये पता करना है ना कि हर क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। तो ऐसे ऐसे नंबर ऑफ स्टूडेंट को अरेंज करेंगे। तो जैसे यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट कर दिया, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी 8 तक हम क्यों ले गए? क्योंकि आप डाटा के अंदर देखोगे सबसे ज़्यादा स्टूडेंट क्लास 8 के अंदर एब्सेंट है, और वो कितने हैं, 7 है। यानी बार ग्राफ की जो मैक्सिमम हाइट बनेगी वो 7 तक जाएगी। तो वैल्यूज आप 7 तक ले सकते हो या आकात बढ़ा देते हैं हम, जैसे 8 तक यहाँ पर दिया हुआ है। ये तो हो गया, हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी उसको अरेंज कर लिया। अब डाटा से इन्फॉर्मेशन उठाओ और बार बनाना शुरू कर दो। देखो, बार ग्राफ ड्रॉ करने का नेक्स्ट टॉपिक के अंदर आएगा, वहाँ डिटेल में समझेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको बार ग्राफ समझा रहा हूँ, क्या होता है, कैसे होता है वो। तो हमको इन्फॉर्मेशन दी है कि क्लास फर्स्ट के अंदर 3 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो हम एक बार बनाएंगे, ठीक है, पतला सा रेक्टेंगल बनाएंगे, जिसकी जो हाइट है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू देगी। यानी हाइट कहाँ तक जाएगी, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है वहां तक। क्लास फर्स्ट के अंदर 3 स्टूडेंट एब्सेंट है ना, तो हमने ये बार बना दिया। अब देखो, ये बार की जो हाइट है वो कहाँ तक जा रही है, 3 तक जा रही है, 3 वाले लेवल तक। यानी ये बता रहा है कि 3 स्टूडेंट एब्सेंट है। तो इस तरह से अगर बार ग्राफ बना होगा तो इससे आप वैल्यू निकाल लो कि नहीं। अभी इस टॉपिक के अंदर आपको यही जानना है कि बार ग्राफ कैसे दिखता है, अगर बना है तो उसके अंदर से इन्फॉर्मेशन हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे यही हमारा एक बार बना हुआ है,
ऐसे ढेर सारे बार बने होंगे तो पूरा मिलाकर ये एक बार ग्राफ कहलाएगा। तो यही बार देखो, इससे हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, क्लास 1 के ऊपर बना है यानी क्लास 1 की इन्फॉर्मेशन दी है। जहां तक हाइट इसकी जाएगी वो लेवल बताएगा कि क्या वैल्यू है इसकी। तो क्लास फर्स्ट के लिए बना है तो हम कह सकते हैं क्लास फर्स्ट के अंदर 3 स्टूडेंट एब्सेंट हैं। इसी तरह सेकंड थर्ड जो भी क्लास का है उस हिसाब से ये बार बनाया जाएगा और वो इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। ये देखो इस तरीके से आपकी बुक में ड्रॉ किया गया है। अलग अलग क्लास के लिए बार बना हुआ है, बिल्डिंग जैसा आपको ये दिखाई पड़ता है। इसकी जो हाइट है वो आपको वैल्यू देगी। जैसे क्लास सेकंड के अंदर मैं आपसे पूछूं बताओ कितने बच्चे एब्सेंट हैं, तो क्लास सेकंड का बार कहाँ तक जा रहा है, इस लेवल तक जा रहा है। ये कौन सी हाइट है, साइड में आपको वैल्यू मिल जाएगी 5, क्योंकि ये जो ऊपर की वैल्यू है ये आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट की है। तो हाइट की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू मिलेगी कहाँ तक जा रही है, 5 तक जा रही है। अब ये 5 क्या है, ये आपको ऊपर जो यूनिट दी है वो बताएगा कि ये जो 5 लिखा है ना, यानी एक जो यूनिट आप देख रहे हो वो 1 स्टूडेंट के बराबर है। तो यहाँ जो आपको 5 दिखाई पड़ रहा है इसका मतलब 5 स्टूडेंट, और नीचे यहाँ दे दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट इन ईच क्लास। तो किसी भी क्लास में कितने बच्चे एब्सेंट है ये निकालना है तो बार की हाइट देख के आप निकाल सकते हो आसानी से। अब यहाँ पर एक टीचर्स नोट दिया हुआ है, कह रहा है अगर स्टूडेंट नोटिस नहीं कर पा रहे हैं तो टीचर को ये पॉइंट आउट करना है दैट इक्वली स्पेस्ड हॉरिजॉन्टल लाइंस, कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन देखो, ये वाली जो लेटी हुई लाइन है इनके बीच की जो गैप है वो सेम है कि नहीं। 7 और 8 वाली जो लाइन है उसके बीच में, 7 और 6 के बीच में, 6 और 5 के बीच में, इसका गैप जो है वो सब में इक्वल है। तो टीचर्स को ये बताया जा रहा है कि अगर बच्चे इस पे सवाल पूछ रहे हैं कि ये इक्वल क्यों है तब तो बता दो, अगर नहीं बता पा रहे टीचर खुद बताए कि देखो ये आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है मीन्स दैट ईच पेयर ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ऑन लेफ्ट हैज सेम गैप। तो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में जो गैप है वो सेम इसलिए है क्योंकि साइड में जो वैल्यूज दी है उनके बीच में जो गैप है वो सेम है। जैसे 0 और 1 के बीच में कितने यूनिट का गैप है, 1 का गैप है, 1 माइनस 0 करोगे तो 1 ही आएगा। 2 और 1 के बीच में गैप 1 का है, 3 और 2 के बीच में गैप 1 का है। तो हर अगल बगल वाले नंबर के बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है, इसीलिए अगल बगल वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उनके बीच में जो गैप है वो भी सेम है, इक्वल है। अगर ऐसे मान लो बना होता, एक लाइन ये ड्रॉ है, ये 0 वाली है, फिर एक दूसरी लाइन ड्रॉ है, ये 2 वाली है, फिर ये एक लाइन ड्रॉ है, ये 3 वाली है। यहाँ देख सकते हो ये 2 लाइन के बीच का जो गैप है और ये 2 और 0 वाली लाइन के बीच का जो गैप है ये सेम नहीं है। क्यों सेम नहीं है, क्योंकि वैल्यू सेम नहीं है, यानी वैल्यू के बीच में जो गैप है 2 और 0 के बीच में 2 यूनिट का गैप है और 2 और 3 के बीच में सिर्फ 1 यूनिट का गैप है। तो जो नंबर्स लिखे हैं उनके बीच में गैप इक्वल नहीं है, इसीलिए लाइन के बीच में भी गैप इक्वल नहीं है। तो ये बात आपको याद रखनी है कि जो वैल्यूज हैं अगर उनके बीच में गैप इक्वल होगा तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं इनके बीच में गैप हमारा इक्वल होगा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग द बार ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 1, इन क्लास सेकंड डैश स्टूडेंट्स वर एब्सेंट दैट डे। क्लास सेकंड का हमको बताना है कितने स्टूडेंट एब्सेंट हैं। क्लास सेकंड ये रहा, क्लास सेकंड के ठीक ऊपर क्लास सेकंड का बार बना होगा, बार की जो हाइट है वो बताएगी कितने स्टूडेंट एब्सेंट है। कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है ना, तो सिंपल आप लिख दोगे 5 स्टूडेंट एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच क्लास वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट कहाँ एब्सेंट है, तो सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू वो बार देगा जिसकी हाइट सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि हाइट से ही हम वैल्यू निकाल रहे हैं, हाइट ज़्यादा तो वैल्यू ज़्यादा। क्लास 8 का जो बार है आप देख सकते हो उसकी हाइट सबसे ज़्यादा है, तो हम यहाँ लिख देंगे क्लास 8 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट एब्सेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। कौन सी क्लास इसमें फुल अटेंडेंस है। फुल अटेंडेंस का मतलब कोई भी एब्सेंट नहीं है। तो क्लास 5 का देखो कोई बार ही नहीं बना। क्यों नहीं बना, क्योंकि वैल्यू 0 है। बार की हाइट जो है वो वैल्यू दिखाती है, जब वैल्यू 0 है तो कोई हाइट ही नहीं है। अगर हाइट ही नहीं तो बनाओगे कैसे, कुछ ड्रॉ ही नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ देखो खाली है, कुछ नहीं बना है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लास 5। क्लास 5 की अटेंडेंस फुल है। When making bar graphs, bars of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them. Then the length or height of each bar represent the given number. कह रहे जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उस केस में अगर हमने बार ऐसा बनाया जिसकी जो विड्थ है, जिसकी चौड़ाई है वो यूनिफॉर्म है, यानी सबकी चौड़ाई बराबर है। अब चाहे उसको हॉरिजॉन्टली अरेंज कर दो या वर्टिकली अरेंज कर दो। ऊपर जो बार ग्राफ हमने देखा, यहाँ पर बार कैसे बने हैं, ऐसे खड़े खड़े बने हैं ना, यानी ये वर्टिकली अरेंज है। बार को हम ऐसे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसी को ही बदल सकते हो। देखो यहाँ पर क्लास ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ है, अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट को यहाँ रख दो, क्लास को यहाँ रख दो, तो बार आपका ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये आपका वर्टिकल बार बना हुआ है। अभी नीचे एग्जाम्पल दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल बार का, तो उसको भी देख लेंगे। यानी बार को आप कैसे भी अरेंज कर सकते हो, जैसे पिक्टोग्राफ को मैंने आपको बताया था ना, चाहे हॉरिजॉन्टली ड्रॉ कर लो, वर्टिकली ड्रॉ कर लो, बात वही है। बस ये डिपेंड करता है वैल्यू किसको कहाँ पर रख रहे हो, किस एक्सिस पे आप रख रहे हो। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहा था कि जो बार है उसकी विड्थ अगर इक्वल है, फिर चाहे आप हॉरिजॉन्टल अरेंज करो या वर्टिकल अरेंज करो, और बार के बीच में जो स्पेस है वो इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, बार की जो हाइट है या हम कह सकते हैं लेंथ है। देखो अगर वर्टिकली ड्रॉ करोगे तब तो हाइट की बात होगी, अगर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे तो फिर उसकी लेंथ की बात होगी, कितना लंबा बार बना है।
तो बार की जो हाइट या हम कह सकते हैं जो लेंथ है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, गिवन नंबर, यानी जो वैल्यू है वो बताएगी। जैसे नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात हो रही है ना, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की वैल्यू देगी। तो अभी आप जिस तरीके का बार ग्राफ सीख रहे हो, वहां पर जो बार आप ड्रॉ करोगे उसकी विड्थ यानी उसकी चौड़ाई वो सब सेम रहनी चाहिए, बार के बीच में जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि क्या नहीं करना है आपको। ये देखो बार ग्राफ, इसमें क्या गड़बड़ है। क्लास 1 के लिए जो बार बना है उसकी विड्थ, उसकी जो चौड़ाई है वो कम है, सेकंड के लिए ज्यादा चौड़ा बना है, थर्ड के लिए बिल्कुल पतला बना है। तो ऐसा आपको नहीं करना है। देखो डिफरेंट विड्थ के बार बनाए जाते हैं, लेकिन वो केस अलग है, वो अभी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा। अभी जो पढ़ाया जा रहा है आपको, उसके हिसाब से आपको क्या नहीं करना है। इस तरह से नहीं ड्रॉ करना है कि कोई बार आपने चौड़ा कर दिया, कोई पतला कर दिया, तो ये गलत रहेगा। ऐसा नहीं करना आपको। दूसरी चीज़, बार के बीच में जो गैप है वो सेम होना चाहिए। जैसे 1 और 2 के बीच में देखो ये इतना गैप है, सेकेंड और थर्ड के बीच में गैप ज़्यादा हो गया, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ही मिला दिया, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इस तरह से आपको बार ग्राफ बनाना है। देखो सारे ही बार की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो इक्वल है, कोई मोटा पतला नहीं है, और इनके बीच में जो गैप है वो भी आप देखोगे सेम है। तो इस तरह से बार आपको ड्रॉ करना है। तो अगर ऐसे बार बने हुए हैं तो फिर उस केस में हम हाइट देख के वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर बार की विड्थ अलग है तो फिर वहाँ दूसरी तरीके से वैल्यूज़ निकाली जाती है, जो कि अभी आपको नहीं पढ़ाया जा रहा, तो वहाँ पर अभी आप ना जाओ। तो अभी के लिए मैंने आपको इतना बता दिया कि जो बार आप ड्रॉ करोगे उसकी जो विड्थ है, चौड़ाई है वो सेम होनी चाहिए, और बार के जो बीच में गैप है वो सेम होना चाहिए। उसके लिए आप स्केल का यूज़ कर लेना। जैसे बार की मोटाई को आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया और 2 बार के बीच का गैप वो भी 1 सेंटीमीटर ले सकते हो, या 1.5 सेंटीमीटर ले सकते हो, या 2 सेंटीमीटर ले सकते हो। ये डिपेंड करेगा कितने बार आपको ड्रॉ करने हैं। कॉपी के अंदर आ जाएगा कि नहीं। मान लो बड़ा बड़ा गैप आपने दे दिया, कॉपी के अंदर आया नहीं, बाहर निकल गया, तो वो एडजस्ट हो जाएगा। अभी ड्रॉ करना सीखेंगे तो वहाँ पर बात होगी। अब जैसा कि हमने पिक्टोग्राफ्स में देखा था, वी कैन यूज स्केल और की व्हेन फ्रीक्वेंसीज आर लार्ज। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा दी है तो उस केस में हम स्केल या की का यूज़ कर सकते हैं, यानी कई सारी वैल्यू के लिए एक यूनिट हम मान सकते हैं। ऊपर जो हमने देखा था वहाँ तो सिंपल 7 स्टूडेंट तक की बात हो ही रही थी, तो कोई हमको अलग से स्केल मानने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। 1 यूनिट बराबर 1 स्टूडेंट के था। लेकिन अगर वैल्यूज़ बड़ी बड़ी हैं तो फिर आप क्या करोगे, फिर वहाँ आपको स्केल माननी पड़ेगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं ऑफ वेहिकुलर ट्रैफिक, यानी गाड़ी के ट्रैफिक का। एक बिजी चौराहा जो कि दिल्ली के अंदर है उसकी बात हो रही है। इसको स्टडी किया गया था एक ट्रैफिक पुलिस के द्वारा किसी एक दिन, मतलब कितनी ट्रैफिक रहता है, कितनी गाड़ी आ रही है जा रही है, इसका एक रिकॉर्ड बनाया गया था। तो वही डाटा आपको दिया गया है। द नंबर ऑफ व्हीकल्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ईच आवर फ्रॉम 6 AM to 12 noon इज शोन इन द बार ग्राफ। तो नीचे जो बार ग्राफ है वो क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, सुबह 6 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक कितनी गाड़ी पास हो रही है, क्रॉस कर रही है, उसका नंबर दिया हुआ है इस डाटा के अंदर। 1 यूनिट ऑफ लेंथ स्टैंड फॉर 100 व्हीकल्स। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ व्हीकल्स को नीचे रखा है और टाइम इंटरवल यानी कितने बजे से कितने बजे तक की बात है वो आपको यहाँ पर रखा है। ठीक है, यह 6 से 7, 7 बजे से 8 बजे तक, 8 से 9 बजे तक, ये पूरा आपको यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर देख सकते हो जो एक एक लाइन ड्रॉ की गई है, इसके बीच का जो गैप है वो 100 का है। ये आपको दे दिया है कि 1 यूनिट लेंथ जो है वो स्टैंड कर रही है 100 व्हीकल्स का। हालांकि यहाँ नीचे नंबर भी दे दिया है, अगर नंबर ना भी दिया होता तो इतना लिख देना काफ़ी था कि 1 यूनिट जो लेंथ है वो 100 व्हीकल्स की है। तो समझ जाते ये जो छोटी छोटी लाइन है इनके बीच में 100 का गैप है। अब लिख दिया तो और आसान हो गया हमारे लिए पढ़ना। तो यहाँ पर एक स्केल मानी गई है कि जो 1 यूनिट लेंथ है, 1 यूनिट लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, ये जो गैप है वो 100 व्हीकल्स का है, 100 गाड़ियों का है। तो ये डाटा आपके सामने है। यहाँ हम देख सकते हैं जो मैक्सिमम ट्रैफिक है क्रॉसिंग में उसको शो किया गया है लॉन्गेस्ट बार से, दैट इज़ फॉर टाइम इंटरवल 7 to 8 AM। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कब है, किस टाइम पे है, कैसे पता करेंगे, जो बार सबसे लंबा बना है। जैसे वर्टिकल बार ग्राफ में हम बार की हाइट से पता करते थे, ये हॉरिजॉन्टल बार ग्राफ है, यहाँ पर बार की जो लेंथ है उससे पता करेंगे सबसे लॉन्गेस्ट बार कौन सा है, ये वाला है। ये किस टाइम के लिए, सुबह के 7 बजे से लेके 8 बजे तक का है। तो सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कब है, सुबह 7 बजे से 8 बजे तक। द बार ग्राफ शोज दैट 1200 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग एट दैट टाइम। अब ये बार जहाँ तक जा रहा है, जिस लेंथ तक जा रहा है, वहाँ पर देखो क्या वैल्यू है, 1200 ना। तो यहाँ से हमको वैल्यू मिल गई कि 7 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में 1200 गाड़ियाँ क्रॉस करी, इधर से उधर, उधर से इधर गई हैं, यानी गुजरी हैं वहाँ से। द सेकेंड लॉन्गेस्ट बार इज फॉर 8 to 9 AM। अब इसको अगर छोड़ दें तो बताओ अगला कौन सा बार है जो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा बार यही है, 8 से 9 बजे वाला, यानी 7 से 8 के बाद सबसे ज़्यादा गाड़ी किस टाइम क्रॉस करी है, 8 से 9 बजे के बीच में। इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, कहाँ तक आ रहा है ये, 1000 तक। तो यही बात यहाँ पर कह रहा है, ड्यूरिंग दैट टाइम 1000 व्हीकल्स पास थ्रू द क्रॉसिंग।
इसी तरह सबसे कम ट्रैफिक कैसे शो किया जाएगा, सबसे छोटे बार से, दैट इज बार फॉर टाइम इंटरवल 6 to 7 AM। सबसे छोटा बार कौन सा है, ये वाला है। ये किस टाइम का है, 6 से 7 बजे का है। तो छोटा बार ये शो कर रहा है कि सबसे कम ट्रैफिक इस टाइम पे है, यानी सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक जो ट्रैफिक है वो सबसे कम था। अच्छा कितना था, देखो ये कहाँ तक आ रहा है, 100 और 200 के बिल्कुल बीचों बीच में आ रहा है, तो 150 इसको हम कह सकते हैं। तो यही बात यहाँ लिखी है, इस टाइम सिर्फ 150 व्हीकल्स पास करी थी थ्रू द क्रॉसिंग। द सेकेंड स्मॉलेस्ट बार इज ऑफ द टाइम इंटरवल 11 AM to 12 noon। इसके बाद जो सबसे कम वैल्यू है वो ये वाले बार की है, 11 बजे से 12 बजे तक का है। इस टाइम लगभग 600 व्हीकल पास करी थी क्रॉसिंग से। द टोटल नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू द क्रॉसिंग ड्यूरिंग 2 hours इंटरवल 8 to 10 AM एज शोन बाय द बार ग्राफ इज अबाउट 1000 + 100 = 1800 व्हीकल। अगर हमको ये बताना हो कि टोटल नंबर ऑफ कार जो कि पास हुई है क्रॉसिंग से 2 घंटे के इंटरवल में, यानी सुबह के 8 बजे से 10 बजे के बीच में, तो कैसे निकालेंगे। 8 से 10 की डायरेक्ट वैल्यू तो दी नहीं है, 8 से 9 का दिया है, 9 से 10 का दिया है, तो दोनों को मिला लोगे तो 8 से 10 का हो जाएगा। तो 8 से 9 के बीच की वैल्यू ये दी है, कहाँ तक आ रहा है 1000 तक। 9 से 10 का आपको ये दिया है, कहाँ तक आ रहा है 800 तक। तो दोनों को मिला लोगे यानी 1000 + 800 ऐड कर दोगे तो टोटल वैल्यू आपको मिल जाएगी कि इस 2 घंटे के अंदर 1800 गाड़ियाँ पास हुई हैं। अब यहाँ पे जो फिगर इट आउट है इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टोटल कार्स पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून। तो 6 बजे से 12 बजे तक के बीच में कितनी कार पास हुई। देखो हर एक घंटे का आपको डाटा दिया है, सिंपल सारी वैल्यू आप नोट कर लोगे, फिर सबको ऐड कर लोगे, वैल्यू आपको मिल जाएगी। 6 से 7 के बीच में 150, 7 से 8 के बीच में 1200, 8 से 9 1000, 9 to 10 800, 10 to 11, ऐसे आप यहाँ देख सकते हो। ऐसे स्केल रखोगे ना तो भी आपको आइडिया लग जाएगा कहाँ आ रहा है 700, और फिर 11 से 12 600। तो टोटल 6 बजे से लेके दोपहर की 12 बजे तक के बीच में इन सब का सम निकाल लोगे तो वही वैल्यू आ जाएगी कितनी कार पास हुई। तो आंसर में ऐसे लिख दो, टोटल कार पास थ्रू द क्रॉसिंग बिटवीन 6 AM एंड नून इक्वल, सबका सम कर दोगे आ जाएगा 4450। क्वेश्चन नंबर 2, why do you think so little traffic occurred during the hour 6 to 7 AM as compared to the other hours from 7 AM to noon। आपको क्या लगता है कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में ट्रैफिक इतना कम क्यों है, अगर उसको कंपेयर करें 7 बजे से दोपहर के 12 बजे तक में। तो बार ग्राफ देखोगे तो आपको वहाँ से ही पता चलेगा कि सुबह 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में सबसे कम ट्रैफिक था, सबसे कम गाड़ियाँ क्रॉस करी। तो ऐसा क्यों है, तो इसका आंसर मैं आप ऐसे लिख देना, मोस्ट पीपल आर स्टिल एट होम ड्यूरिंग दिस टाइम। सुबह के 6 बजे से 7 बजे तक के बीच में ज़्यादातर लोग घर में ही रहते हैं। इट इज़ अर्लियर दैन टिपिकल स्टार्ट ऑफ द वर्किंग डे और स्कूल डे। किसी को काम पे जाना है, ऑफिस जाना है या स्कूल जाना है तो उससे पहले का टाइम ये होता है, यानी आम तौर से इतने बजे ना कोई स्कूल जा रहा होता है, ना कोई काम पे जा रहा होता है, ऑफिस वगैरह नहीं जा रहा होता है। सिर्फ एक छोटा सा ग्रुप होता है लोगों का, जैसे जो अर्ली शिफ्ट वर्कर्स होते हैं, जो सुबह के टाइम जिनकी शिफ्ट चलती है, शिफ्ट वाइज जहाँ काम होता है। लॉन्ग डिस्टेंस कम्यूटर्स मतलब आने जाने वाले, जिनको दूर जाना है तो थोड़ा सुबह निकलेंगे, या कोई डिलीवरी वगैरह देनी है तो उस केस में जो है तो यही सब लोग होते हैं, थोड़े लोग होते हैं रोड पे। दिस लीड्स टू लाइटर ट्रैफिक, इसी वजह से ट्रैफिक हल्का होता है, कम लोग हमको देखने को मिले। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज द हैवीएस्ट बिटवीन 7 AM एंड 8 AM। बार ग्राफ देख के आपको वहां से ही पता चलेगा कि सुबह 7 बजे से लेके 8 बजे तक के बीच में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक था, सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ पास हो रही थी। तो ऐसा क्यों। दिस आवर यूजली मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मॉर्निंग रश। तो सुबह की भीड़ का जो है यहाँ से शुरुआत होती है 7 बजे से। मैनी पीपल आर गोइंग टू वर्क और स्कूल, काम पे जाना है, स्कूल जाना है, तो यही टाइम होता है, लोग जाते हैं। एंड ओवरलैप ऑफ दीज रूटीन्स लीड टू शार्प इंक्रीज इन द व्हीकल नंबर्स। ओवरलैप मतलब स्कूल जाने वाले भी लोग हैं, काम पे जाने वाले भी लोग हैं, तो सब इकट्ठा इसी टाइम पर निकल रहे हैं घर से, तो भीड़ बढ़ जाएगी कि नहीं। इट्स द पीक ऑफ डेली कम्यूटिंग, यानी रोजाना आने जाने में ये वो टाइम होता है जहां सबसे ज्यादा रश होता है, भीड़ होती है। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक द ट्रैफिक वाज लेसर एंड लेसर ईच आवर आफ्टर 8 AM ऑल द वे अंटिल नून। अब बार ग्राफ देख के आपको ये भी आइडिया लगेगा कि 8 बजे के बाद हर एक घंटे में ट्रैफिक जो है कम होता जा रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ। तो इसके आंसर में आप ऐसे लिख देना, आफ्टर 8 AM, सुबह के 8 बजे के बाद मोस्ट कम्यूटर्स यानी ज़्यादातर जो आने जाने वाले लोग हैं हैव ऑलरेडी रीच्ड दियर डेस्टिनेशन। जहाँ आना जाना था वहाँ पहुँच गए, स्कूल स्टार्ट हो गया, ऑफिस खुल गया, जिनको ऑफिस जाना था ऑफिस पहुँच गए, स्कूल जाना था स्कूल पहुँच गए, तो अब कम लोग रह गए हैं रोड पे। तो क्या होगा, ट्रैफिक ग्रेजुअली डिक्रीज है, ट्रैफिक कम हो जाएगा, रिजल्टिंग इन लाइटर ट्रैफिक क्लोजर टू नून। तो इस तरीके से जैसे जैसे दोपहर होती जाएगी ट्रैफिक कम होता जा रहा है। तो ये आंसर हो गया। अब यहाँ पर एक बार ग्राफ का आपको एग्जाम्पल दिया है, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड्स। तो ये बार ग्राफ किस बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंडिया की पॉपुलेशन कब कब कितनी थी, और ये जो वैल्यूज है वह करोड्स में है। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हो ईयर्स दिया हुआ है 1951, 1961, और उसके ऊपर उस ईयर का बार बना हुआ है, यानी उस साल कितनी पॉपुलेशन थी, ये बार से शो किया गया है।
फिर यहाँ साइड में देखो पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन करोड़। ये जो आप 10, 20, 30, 40 देख रहे हो ना, ये बेसिकली वैल्यूज हैं करोड़ में, यानी 10 का मतलब 10 करोड़, 20 का मतलब 20 करोड़, ठीक है, ये वैल्यूज दी है। अच्छा, बार के ऊपर भी यहाँ नंबर दे दिया, क्योंकि देखो अगर यहाँ से हाइट से हम कंपेयर करें तो ये आपकी 30 और 40 के बीच में आ रहा था, तो क्लियर नहीं समझ में आ रहा था कि भाई एक्चुअली ये 34 है कि 35 है कि 36 है, तो इसीलिए ऊपर भी वैल्यू लिख दी कि जो भी ईयर्स यहाँ दिए हैं उसके अंदर जो पॉपुलेशन है वो एक्चुअल कितनी है ये बार के ऊपर लिख भी दिया, तो इससे और आसान हो गया बार ग्राफ को रीड करना। दिस बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईच डिकेड ओवर पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। तो यहाँ जो बार ग्राफ है कि इंडिया की पॉपुलेशन शो कर रहा है हर डिकेड में, यानी हर 10-10 साल में, 50 साल तक का पूरा ये डाटा दिया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो 1951 के बाद फिर अगले 10 साल के बाद की वैल्यू दी है 1961, फिर उसके 10 साल बाद 1971, इसी तरीके से 1951 से लेके 2001 तक, जो कि 50 साल बनता है, कब कब कितनी पॉपुलेशन है ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है। द नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड इन करोड़, जो नंबर्स है वो करोड़ में दिए हुए हैं। इफ यू वर टू टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 पर्सन, ड्रॉइंग द बार विल बी डिफिकल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो आपको लाइन दिख रही है, तो ये जो एक यूनिट की लाइन है ये 10 करोड़ को शो कर रही है। अगर इसको हम 1 पर्सन के लिए शो करते, यानी यहाँ पर साइड में लिख के हम कहते हैं ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो भैया पॉपुलेशन करोड़ में है, यानी ऐसे लिखते चले जाते कितने करोड़ तक आपको लिखना पड़ता। सबसे बड़ी वैल्यू देखो 102 है, 102 करोड़ तक आप लिखते चले जाते, तो उसको लिखना तो पॉसिबल ही नहीं था ना, तो इसीलिए हम स्केल चूज करते हैं। हमने सिंपल क्या कर दिया कि भैया ये जो लाइन हम खींच रहे हैं ये एक जो गैप है वो 10 करोड़ का है, इसीलिए देखो यहाँ आपका 10 करोड़ है, इसके बाद 10 करोड़ और चल जाओ 20 करोड़ हो जाएगा, फिर 10 और बढ़ गया 30 करोड़ हो गया, तो एक यूनिट हमने 10 करोड़ लिया है। Therefore, we choose the scale so that 1 unit represent 10 crore. The bar graph for this choice is shown in figure. So a bar of length 5 units represent 50 crores and of 8 units represent 80 crores. तो बार की जो लेंथ है वो कितना यूनिट आ रही है आपको वो देख लेना है। जितनी यूनिट आ रही है उसको 10 करोड़ से मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे बार की लेंथ आ गई 5 यूनिट, ये आपका ऐसा बार बना हुआ है, तो 1 2 3 4 5 यूनिट तक इसकी हाइट आ रही है ना, और हमने क्या चूज किया है कि 1 यूनिट बराबर है 10 करोड़ की, तो 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, आ जाएगा 50 करोड़। ऑन द बेसिस ऑफ दिस बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चंस यू मे आस्क योर फ्रेंड्स। तो इस बार ग्राफ के बेसिस पे आप बताओ कि क्या कुछ क्वेश्चंस जो आप पूछ सकते हो अपने फ्रेंड से, यानी इस बार ग्राफ को देख के आपको क्वेश्चन बनाना है और वो क्वेश्चन अपने फ्रेंड से पूछो। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन ईयर 1951। 1951 में क्या पॉपुलेशन थी, ये अपने फ्रेंड से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो देखेगा कि 1951 में बार क्या बना है, या 36 दिया है तो बता देगा 36 करोड़। फिर सेकंड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो इन विच ईयर डिड द पॉपुलेशन फर्स्ट क्रॉस 50 करोड़। वो कौन सा साल था जहाँ पहली बार 50 करोड़ को क्रॉस की थी पॉपुलेशन। तो 1951 में तो कम थी, 61 में भी कम थी, 71 वो पहला साल था जहाँ 50 को क्रॉस कर गया, 54 हो गया, तो इसका 1971 आंसर हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन आप पूछ सकते हो बाई हाउ मेनी करोड़ डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज बिटवीन 1991 एंड 2001। 1991 से 2001 के बीच में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी। तो 2001 में 102 करोड़ थी, 1991 में 84 थी, कितना बढ़ी दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे, सब्सट्रैक्ट करके आ जाएगा 18 करोड़। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हो और उसके आंसर ये होंगे। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। इन 50 सालों में इंडिया की पॉपुलेशन कितना बढ़ी। तो 1951 में थी 36 करोड़, 2001 में होगा 102 करोड़, तो इसके बीच का डिफरेंस निकाल लो। तो यही लिख दोगे पॉपुलेशन इन 1951 36 करोड़, पॉपुलेशन इन 2001 102 करोड़, इंक्रीज इन पॉपुलेशन ओवर 50 ईयर्स, डिफरेंस निकाल लिया, आ गया 66 करोड़, तो इतनी इंक्रीज हुई है। फिर पूछ रहा हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। हर डिकेड में कितना इंक्रीज हुई, यानी हर 10 साल का बता दो कितना इंक्रीज हुई है। यानी 1951 से 61 के बीच में कितना इंक्रीज हुई, फिर 61 से 71 के बीच में कितना इंक्रीज हुई, तो डिफरेंस निकालते जाओगे, दोनों के बीच में वैल्यू आती जाएगी। इस तरह से आप लिख देना इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम 1951 टू 1961। 1961 में थी 44, 1951 में थी 36, सब्सट्रैक्ट कर दिया 8 करोड़ से आ गया। इसी तरह से आपका निकाल लोगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, मोर पे क्लिक कर देना है। फिर से आपको मोर पे क्लिक कर देना है तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको क्लास 6 की बुक का लिंक मिल जाएगा, उसके नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको जरूर से ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहां आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को विजिबल नहीं होगा। उसके नीचे वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, फिर क्लास 6 मैथ्स के फुल चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसके नीचे सिर्फ क्वेश्चन अगर आपको देखना है तो वाली प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसके नीचे साइंस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो जिसकी भी वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर क्लिक करोगे तो वो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी, वहां से देख सकते हो। ओके, थैंक यू।